हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक चैप्टर का नाम है मिसलेनियस प्रोविजन। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों की चली हुई है थ्योरी की सीरीज, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, थ्योरी के 9 चैप्टर मैं करा रहा हूं, और ये 9 चैप्टर आपके एग्जाम में 25 नंबर की वेटेज रखेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इनको अच्छे से रिवीजन करते हो, ठीक है ना, अगर आप 4-5, मैं तो कहूंगा आप मैक्सिमम जितनी बार रिवीजन कर सकते हो इनका अच्छे से रिवीजन करो, 10 बार 20 बार, ताकि एकदम बिल्कुल दिमाग में छप जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं पर आपके नंबर कटने वाले नहीं है। ठीक है, तो आपको ज्यादा दिक्कत इसमें होएगी नहीं, तो इसलिए जरूरी है कि ये 9 चैप्टर थ्योरी के आप बिल्कुल करके जाए ढंग से। ओके, सबसे पहले चैप्टर यहां पर आज जो हम क्लास में शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मिसलेनियस प्रोविजन। मिसलेनियस प्रोविजन चैप्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे पहले तो आप ये लिख लेना 1 2 3 4 ऐसे करके गोले लगा लेना। इसका मतलब है जब आप एक बार रिवीजन करो तो इस तरीके से हाईलाइटर से भर लेना। ठीक है ना, फिर जब दूसरी बार रिवीजन करो तो अलग कलर के हाईलाइटर से भर लेना। ठीक है ना, फिर तीसरी बार रिवीजन करो तो फिर उसको भी भर लेना, और चौथी बार रिवीजन करो तो फिर एक और लगा के उसको भी आप भर लेना हाईलाइटर से। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर कितनी बार रिवीजन हो गया है, और उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्लियर है। अब चलते हैं टोटल इस चैप्टर के अंदर, मिसलेनियस प्रोविजन के अंदर टोटल जो हमें करने हैं वो है 9 क्वेश्चंस, मतलब 9 क्वेश्चन मिसलेनियस प्रोविजन चैप्टर के अंदर हम करने वाले हैं। तो वन बाय वन करके बात करेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहला जो यहां पर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो पहला सबसे पहला पॉइंट जो करने वाले हैं वो है सेक्शन 149। सेक्शन 149 सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल कि सर क्या ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहां पे क्लियरली लिख रखा है नोट्स के अंदर, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। क्या है ये? इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसको थोड़ा सा हम लोग लाइट ले लेते हैं, ठीक है ना, और ये ठीक है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख रखा है इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, यानी सेक्शन 149 पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग, यानी कि जीएसटी का आपका कंप्लाई कैसा हुआ है, उसकी रेटिंग दी जाती है। ये रेटिंग किसके ऊपर दी जाती है? अगर डायरेक्टली एक वर्ड में मैं बोलूं तो ऑन ए स्केल ऑफ 10, 10 की स्केल पे आपको रेटिंग दी जाती है। जीएसटी की कंप्लायंस रेटिंग होती है ये, कि जीएसटी का कंप्लायंस कैसा किया है आपने, उसके ऊपर जो रेटिंग दी जाती है वो स्केल ऑफ 10, स्केल ऑफ 10 एक वर्डिंग में अगर मैं बोलूं तो स्केल ऑफ 10 के ऊपर रेटिंग दी जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर क्वेश्चन तो खत्म हो गया। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 149 किसके ऊपर है? जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग, यानी जीएसटी की कंप्लायंस कैसे की है उसके ऊपर रेटिंग कितने में से दी जाती है? 10 में से, 10 के स्केल पे दी जाती है, स्केल ऑफ 10। बात खत्म हो गया, ठीक है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा अगर आप इसको पढ़ाऊं इसके अंदर, तो एज पर सेक्शन 149 सब सेक्शन 2, जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग इज डिटरमाइन ऑन ए स्केल ऑफ 10 ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पैरामीटर। ये पूरा आंसर है अगर पूरा थ्योरी का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एमसीक्यू आएगा ऑन ए स्केल ऑफ 10, ठीक है ना। बाकी अगर आपको ध्यान नहीं हो तो ये वर्ड भी ध्यान रह जाएगा तो भी काफी है, ऑन ए स्केल ऑफ 10। तो बाकी की चीजें आप अपने पास से भी लिख दोगे तो चल जाएगा। अब क्वेश्चन कैसा आता है इसके ऊपर, आइए इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बना के वो पूछ सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1 इसी के ऊपर है, और उससे हमें गाइडेंस मिलती है कि कैसा क्वेश्चन वो पेपर में पूछ सकते हैं। इसके ऊपर यहां पे लिखा हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग स्कोर इज डिटरमाइन। बस यही पूछा है। कुल मिला के ये जो हमने लिख रखा है पूरा का पूरा ये चिपका देना है और आपका आंसर बन गया है, काम खत्म। पहला क्वेश्चन क्लियर, कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो भी क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। हम अब पढ़ने वाले हैं सेक्शन 151। सेक्शन 151 किसकी बात करता है? ये बात करता है पावर टू कलेक्ट स्टैटिक्स के ऊपर, पावर टू कलेक्ट स्टैटिक्स या इंफॉर्मेशन। ओके, तो इसके ऊपर हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि क्या ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, यस इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमें लिखना क्या है। क्वेश्चन क्या है? पावर टू कलेक्ट स्टैटिक्स। देखिए, अगर कमिश्नर को लगता है एज पर सेक्शन 151, अगर कमिश्नर कंसिडर, ठीक है ना, उसको लगता है कि ये जरूरी है, ठीक है, किसके लिए? बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना। एक्ट यानी सीजीएसटी का जो एक्ट है उसके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कमिश्नर को लगता है कि ये नेसेसरी है,
तो वो डायरेक्ट कर सकता है क्या कि भाई आप जो है स्टैटिक्स कलेक्ट करो, किसी ऑफिसर को कर सकता है, ठीक है ना, प्रॉपर ऑफिसर को बोल सकता है, कोई एथोराइज्ड ऑफिसर हो सकता है उसको बोल सकता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर ऑफिसर कौन हो सकता है? अपने आप में कमिश्नर और कोई भी एनी पर्सन, ठीक है ना, जो कमिश्नर के द्वारा एथोराइज्ड हो सकता है। बोलो क्लियर है? एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? सेक्शन 151 ये कहता है पावर टू कलेक्ट स्टैटिक्स, ठीक है ना भाई, पावर किसके पास है? इंफॉर्मेशन या स्टैटिक्स यानी डेटा इकट्ठा करने की। तो सेक्शन 151 ये कहता है कि अगर कमिश्नर को ये लगता है, यानी कमिश्नर के पास पावर है, कमिश्नर को अगर ये लगता है, कमिश्नर कंसीडर करता है क्या, ठीक है ना, कि भाई जरूरी है, नेसेसरी है क्या, ठीक है, जो ये एक्ट है उसके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, ठीक है ना, स्टैटिक्स कलेक्ट करना, तो वो डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है, वो डायरेक्ट कर सकता है कि भैया क्या करो, ठीक है ना, आप स्टैटिक्स से कलेक्ट करो। ये है इसका क्वेश्चन। बोलो क्लियर है? अब देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। When shall the power to collect statics be exercised under the GST law? ये लिख लो, ठीक है ना, यहां पे क्लियरली आप पढ़ सकते हो। पावर पूछा है टू कलेक्ट स्टैटिक्स, पावर टू कलेक्ट स्टैटिक्स, देखो पूरा का पूरा एज इट इज ऊपर लिख रखा है, पावर टू कलेक्ट स्टैटिक्स, ये क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चले आगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देयर आर सर्टन क्वेश्चन जिनके सेक्शंस भी हमें याद होने चाहिए, ठीक है ना, तो दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है ना। तो आपका इसका एक सेक्शन है, ठीक है ना, सेक्शन 158, ये सेक्शन जरूर याद होना चाहिए। और सेक्शन 158 सब सेक्शन 1 ये साथ में पूरा सेक्शन 158 सब सेक्शन 1 ये याद होना चाहिए। आइए इसके ऊपर बात करते हैं पहले, ठीक है ना, कि ये क्या कहता है, उसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला सवाल कि क्या ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख सकते हो, ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मतलब ये तो छोड़ के जाना ही नहीं है, ठीक है ना, इसको तो आप मतलब प्रायोरिटी में डाल लो कि ठीक है ना, ये लास्ट डे रिवीजन लिख लो, जो लिखना चाहो लिख लो, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। तो सेक्शन 158 किसके बारे में बात करता है, पहले उसके अपन बात कर लेते हैं। सेक्शन 158 कहता है कि जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि देखिए कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट होता है ना, उसको जो भी पब्लिक उसको डॉक्यूमेंट देती है उसे उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ती है। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो हमने कोई रिटर्न फाइल की है, तो जो डॉक्यूमेंट हमने दिए उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा ना ऑफिसर। समझ पा रहे हो? लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑफिसर को, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है। वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, वो सब, ये सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है सेक्शन 158 के अंदर, क्या कि जो पब्लिक सर्वेंट होता है, जो पब्लिक सर्वेंट होता है जिसको हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं या अकाउंट देते हैं, ठीक है ना, उसे मेंटेन करना पड़ेगा क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या मेंटेन करना पड़ेगा उसे? कॉन्फिडेंशियलिटी। ये बात कौन बोलता है? सेक्शन 158। चलिए ये तो बात होगी नॉर्मल, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है 158 के अंदर। पहले तो हमने नॉर्मल बात पढ़ी है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है तो डेफिनेटली हम अगर उसको कुछ दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, ठीक है ना। लेकिन एक क्वेश्चन इसके ऊपर ये आ सकता है इसके अंदर 158 सब सेक्शन 1, ठीक है ना। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अंडर सेक्शन 158 सब सेक्शन 1 इसके अंदर क्या बता रखा है? इसके अंदर ये बता रखा है कि जो नीचे जो चीजें दे रखी हैं इनको ट्रीट करेंगे क्या, कॉन्फिडेंशियल। मतलब ये चीजें कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, ठीक है ना, किसको? ऑफिसर को, जिसको हम चीजें दे रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली प्रोफेसर वर्ड यूज करते हैं ना, क्लियर है? ओके, अब देखो सवाल। पहली बात तो आप इसको याद कर लेंगे, ऑल पर्टिकुलर कंटेन्ड इन एनी, ठीक है ना। ये वर्ड आपको याद कर लेना, ऑल पर्टिकुलर, जितने भी पर्टिकुलर है, कंटेन्ड, कंटेन करते हैं, इन एनी किसी भी, ठीक है, इन एनी किसी के अंदर भी, ठीक है ना, किसके अंदर अभी हम डिटेल बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम ऑफिसर को देते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑल पर्टिकुलर कंटेन्ड, ये मैंने पहली लाइन क्यों बोला है, क्योंकि ये तीनों के अंदर चिपका रखी है। ऑल पर्टिकुलर कंटेन्ड इन, इसमें भी यही है, ठीक है। नीचे आ जाओ, ऑल पर्टिकुलर कंटेन्ड इन, इससे क्या होता है ना, आपका मैटर बन जाता है थ्योरी का, समझ रहे हो? तो ऑल पर्टिकुलर कंटेन्ड इन, ऑल पर्टिकुलर कंटेन्ड इन, ऑल पर्टिकुलर कंटेन्ड, ये हो गया।
अब देखो पहली लाइन में आप कैसे याद करोगे, ऑल पर्टिकुलर, जितने भी पर्टिकुलर है, कंटेन इन एनी, ठीक है ना। देखो हमने कोई स्टेटमेंट दी ऑफिसर को, हमने कोई रिटर्न फाइल किया ऑफिसर को, हमने कोई अकाउंट्स दिए ऑफिसर को, हमने कोई डॉक्यूमेंट दिए हैं उसको, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे उसको कॉन्फिडेंशियल रखने हैं, क्लियर है। या कोई रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, ठीक है ना, हमने कोई प्रोसीडिंग के द्वारा कोई भी एविडेंस दिए, वो एविडेंस उसको क्या करने हैं, ठीक है ना, वो भी कॉन्फिडेंशियल रखने हैं। या ठीक है ना, कोई भी प्रोसीडिंग, एनी प्रोसीडिंग, कोई प्रोसीडिंग है, ठीक है ना, उसका कोई रिकॉर्ड है, ठीक है ना, वो उसको क्या करने हैं, कॉन्फिडेंशियल रखने हैं। तो याद हो जाएंगे, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो एक तो ये होगा। अब आगे चलते हैं। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना, नवंबर 2024 की जो एमटीपी अगर वो आप उठा के देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एक्सेप्शंस क्या है अंडर सेक्शन 158 सब सेक्शन 1। तो यानी कि ठीक है ना, अभी हम पढ़ के आए हैं सेक्शन 158 सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि भैया ये चीजें आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है, ये चीजें आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है जो हम ऑफिसर को दे रहे हैं, ठीक है ना। कोई प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड है, कोई एविडेंस के रिकॉर्ड है, ठीक है ना, या कोई हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई अकाउंट दे रहे हैं ऑफिसर को, तो वो सब उसको कॉन्फिडेंशियल रखने हैं। लेकिन कौन से ऐसे केसेस है जिसमें कॉन्फिडेंशियल रखने की जरूरत नहीं है, यानी कि उसको इन्फॉर्मेशन, पब्लिक सर्वेंट को इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कौन कौन से ऐसे स्पेशल पर्पस हो सकते हैं, कौन कौन से एक्सेप्शन, मतलब कौन कौन से ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है ना, जो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए थी वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए इसको याद करना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए 6 पॉइंट तो मैं आपको याद करा देता हूं एज इट इज। ये एज इट इज आप लग सकते हो, कैसे, ठीक है ना, जैसे आप डीपी लगाते हो ना, व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हो, तो उससे याद कर लेना, नो सीए डीपी, बहुत सारे लोग सीए की डीपी लगा लेते हैं ना, ठीक है ना, तो उससे याद कर लेना, ठीक है ना, कि भैया नो मतलब नहीं लगानी है, सीए की डीपी, ठीक है ना, हाँ ओके, ऐसे मतलब हम लोग हुक लेके चल पड़ते हैं ना, तो सीए की डीपी लगा लिया आपने ना, तो नो सीए डीपी मतलब ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक एक वर्ड याद करना है बस आपको, और आपका काम हो जाएगा, 6 पॉइंट याद हो जाएंगे। एन का मतलब क्या होगा, नोटिस, नो, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, नो हो गया ना, ठीक है ना, नो, सी ए, सी मतलब कोर्ट, ए मतलब ऑडिट, ठीक है ना, डीपी, डी मतलब डेटा एंट्री, पी मतलब प्रोसिक्यूशन। बोलो क्लियर है, ठीक है ना, हो गए 6 के 6 याद। अच्छा एक बात याद रखना, क्या कि जब इस क्वेश्चन को याद करो तो ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, फॉर, ठीक है ना। क्यों याद रखना, क्योंकि ना हर जगह जहां पे भी आप इसका पॉइंट लिखोगे तो हर एक पॉइंट के सामने आपको फॉरवर्ड जरूर लिखना है, पहले क्या लिखना है, फॉरवर्ड, ठीक है ना, ओके। तो कैसे ध्यान रख सकते हो इस वर्ड को, वो हम लोग पढ़ते थे ना क्लास 11th वगैरह में, बच्चों को बताते हैं कि जब भी आप कोई नरेशन बनाते हो तो फॉर या बीइंग का यूज करो, वैसा कुछ, तो उससे थोड़ा ध्यान रख सकते हो। तो आइडिया लग गया होगा आपको का, आई होप क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर पहले तो क्या याद करना है, नो सीएडीपी, एन मतलब नोटिस, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, सी मतलब कोर्ट, ए मतलब ऑडिट, और डीपी मतलब, डी मतलब डाटा एंट्री, और पी मतलब प्रोसिक्यूशन, और सबके सामने क्या लगाना है, फॉर। अब पूरा पूरा याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, ठीक है ना, मतलब नोटिस, अगर कोई भी नोटिस है, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग है ना, सर्विस ऑफ नोटिस, पूरा वर्ड क्या होता है, नोटिस को क्या बोलते हैं, सर्विस ऑफ नोटिस, नोटिस सर्विस कर रहे हैं ना, सर्विस ऑफ नोटिस। ऑब्जेक्ट मतलब फॉर कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है ना, इस एक्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कैरी आउट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। और फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू द कोर्ट, कोर्ट को इंफॉर्मेशन चाहिए तो देनी ही पड़ेगी, कॉन्फिडेंशियलिटी कहां से मैटर करोगे आप, है ना। तो फॉर ऑडिट, ठीक है ना, टैक्स रिसिप्ट या कोई रिफंड है उसके रिगार्डिंग कोई ऑडिट है तो फिर आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो। फॉर डाटा एंट्री, ठीक है ना, फॉर प्रोसिक्यूशन, कोई प्रोसिक्यूशन उसके अंडर में। तो ये हो गया आपके 6 के 6 पॉइंट। अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद करने तो वो भी मैंने यहां पर दे दिए हैं, ठीक है ना। इसमें से ये 2 पॉइंट जल्दी याद हो जाएंगे। अगर आप इतने पॉइंट भी लिख दोगे ना 8 तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बाकी आप ये याद कर सकते हो, इसमें से 2 ये याद कर लेना, ठीक है ना। इसको कैसे याद करोगे, ठीक है ना, इंक्वायरी इनटू, दोनों में एक चीज कॉमन है, इंक्वायरी इनटू, ENQ, ये वैसे याद रख लेना कि इसके ई से स्टार्ट है, इसका आई से स्टार्ट है, ऐसे कर रखा था स्टडी मेट के अंदर। मैंने पूरा स्टडी मेट का एकदम एज इट इज लिख रखा ताकि लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फॉर इंक्वायरी इनटू, ठीक है ना, ए चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट बाय एनी प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशनल है वो मिसकंडक्ट कर रहा है, इसको कैसे याद कर लोगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पढ़ते हैं ना हम लोग ऑडिट में, है वही बस उससे याद कर लो, ठीक। कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है उसके अगेंस्ट कोई चार्ज है, ठीक है ना, तो उसकी इंक्वायरी इनटू, ठीक है ना, उसके लिए आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, है ना। कोई जीएसटी ऑफिसर है, ठीक है ना, उसकी कोई इंक्वायरी चल रही है, उसके अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आप डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, ओके। तो इस तरीके से बाकी के पॉइंट आप देख सकते हो, चाहो तो याद कर लो। अब इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखिए पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है, और एमटीपी नवंबर 2024 के अंदर भी यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। नवंबर दे रखा था, मतलब एमटीपी नवंबर 24 के अंदर भी यही क्वेश्चन दे रखा था। क्वेश्चन क्या है
सेक्शन 158 सब सेक्शन 1, देखो मैंने इसलिए बोला था कि ये सेक्शन ध्यान रखना, ठीक है ना, वो सेक्शन दे रखा है। सेक्शन 158 सब सेक्शन 1 लेज डाउन दैट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय पब्लिक सर्वेंट, कोई पब्लिक सर्वेंट है, फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर द CGST एक्ट इज कॉन्फिडेंशियल। ये तो हम जानते हैं ना कि 158 क्या कहता है कि पब्लिक सर्वेंट को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी जो डॉक्यूमेंट उसके पास होंगे, ठीक है ना, एंड कैन नॉट बी डिस्क्लोज। इज देयर एनी एक्सेप्शन, यही हो गया ना, तो मैंने बताया था ना अभी ऊपर लिखा था एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 158 सब सेक्शन 1, बोलो क्लियर है। तो ये जो ऊपर जितने भी पॉइंट है ये 11 के 11 पॉइंट आपको चिपका देने हैं और आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। 11 में से आप 7-8 भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, 6 मैंने याद करा दिए हैं, ठीक है ना, बाकी के 2 ये हो गए, 8 भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना, बन की बात, ये खत्म हो गया। यही क्वेश्चन है एक्सेप्शंस टू सेक्शंस 158 सब सेक्शन 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आगे की तरफ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और यहां पर ये क्वेश्चन एमटीपी नवंबर 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। यहां पे क्या कह रहा है सेक्शन 159, ये कहता है पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन इन सर्टेन केसेस। ये कहता है कि क्या इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना जरूरी है, और पब्लिश करना जरूरी है तो किस केसेस में पब्लिश करना चाहिए और किस मैनर में पब्लिश करना चाहिए, पब्लिश करने का अधिकार किसको है, क्या मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी चाहिए, ये सब बातें इसके अंदर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दे रखा था ये, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब पार्ट बना के अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये स्टडी मेट के अंदर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दे रखा था, मैंने भी उसी फॉर्म में दे दिया, ठीक है ना, ताकि ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। तो यहां पर 6 क्वेश्चन है टोटल इसके अंदर जो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी पब्लिश, मतलब किस तरीके की इंफॉर्मेशन पब्लिश की जा सकती है, ठीक है ना। तो 2 चीजें पब्लिश की जा सकती है, क्या, उस व्यक्ति का नाम पब्लिश करना, ठीक है ना, और पर्टिकुलर्स जो भी प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग या प्रोसिक्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है ना, जो भी उस व्यक्ति से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर्स है, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर्स और उसका नाम हम पब्लिश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु कैन पब्लिश, कौन पब्लिश कर सकता है, ठीक है ना, दिमाग में नहीं आए ना, कमिश्नर ध्यान रखना, और कमिश्नर के द्वारा कोई भी ऑफिसर जो एथोराइज्ड हो, ठीक है ना, एथोराइज्ड ऑफिसर, कमिश्नर और एथोराइज्ड ऑफिसर, मतलब या तो कमिश्नर हो सकता है या कमिश्नर किसी ऑफिसर को एथोराइज कर देगा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मैनर, किस मैनर में पब्लिश कर सकते हैं, तो मैनर भी वही, ठीक है, यानी कमिश्नर और एथोराइज्ड ऑफिसर थिंक फिट, मतलब जो भी वो सही मैनर समझे उस मैनर में वो, ठीक है ना, पब्लिश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन कैन बी इंफॉर्मेशन बी पब्लिश, पब्लिक इंटरेस्ट में, जब कमिश्नर और कमिश्नर के द्वारा एथोराइज्ड ऑफिसर ये कंसीडर करते हैं, उनकी ओपिनियन ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इट इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये करना जरूरी है, तो वो पब्लिश कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पब्लिश करनी जरूरी होती है? यस, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, जो पार्टनर्स होते हैं उनके नाम, डायरेक्टर्स के नाम, मैनेजिंग एजेंट वगैरह कोई है, कोई सेक्रेटरी है, ठीक है, ट्रेजरर है, ठीक है, इसके अलावा और भी कोई व्यक्ति है, मेंबर है कोई एसोसिएशन का, तो उनके नाम डिस्क्लोज करना जरूरी हो जाता है। और ऐसा कब होएगा? अगर कमिश्नर और कमिश्नर या ने जो ऑफिसर एथोराइज कर रखा है, अगर वो इसको जस्टिफाई समझे, अगर उनकी ओपिनियन में ये चीज सही लगे, तो ये जरूरी है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन भी वो दे सकते है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑन पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेनल्टी, सवाल यह है कि क्या पेनल्टी के ऊपर कोई लिमिटेशन है पब्लिकेशन की, ठीक है ना, या बिल्कुल है। क्या ये कहता है कि नो पब्लिकेशन अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन की बात कर रहे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, नो पब्लिकेशन मतलब आप पब्लिकेशन नहीं कर सकते अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड इन रिलेशन टू एनी पेनल्टी, पेनल्टी के रिगार्डिंग इंपोज अंडर द एक्ट अंटिल, ठीक है ना, अंटिल, ठीक है ना, जो टाइम दे रखा है, टाइम फॉर प्रेजेंटिंग द अपील अंडर सेक्शन 107, ये आप अपील, ठीक है ना, एंड रिवीजन चैप्टर में पढ़ोगे, 107 सेक्शन है अपीलेट अथॉरिटी का, उसके अंदर टाइम पीरियड बता रखा है कि कितने टाइम के अंदर आप अपील कर सकते हो। तो ये कह रहा है जब तक की, ठीक है ना, जब तक की, ठीक है ना, क्या हैज एक्सपायर्ड, ठीक है ना, टाइम पीरियड फॉर प्रेजेंटिंग द अपील अंडर सेक्शन 107 हैज एक्सपायर्ड विदाउट एन अपील हैविंग बीन प्रेजेंट, मतलब कोई अपील आपने प्रेजेंट ही नहीं की है, ठीक है ना, टाइम एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, ठीक है ना, बोलो क्लियर है, ठीक है, ओके। तो यहां पे अंटिल जब तक की, अंटिल जब तक की, ठीक है ना, टाइम फॉर प्रेजेंटिंग एन अपील, ये 107 अपील एंड रिवीजन में आपको पता लग जाएगा। और अपील इज प्रेजेंटेड या फिर अपील प्रेजेंट कर दी है, ठीक है ना, और क्या होगी वो हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, बोलो क्लियर है। तो यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एमटीपी नवंबर 2023 के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा था, और स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है,
क्वेश्चन क्या है, when shall the particular relating to any proceeding or prosecution can be published, ठीक है ना, अंडर जीएसटी लो। तो बोलो क्लियर है, रेलिवेंट प्रोविजन पूछा है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो अब आप इसके अंदर आपको होगा कि सर इसमें तो क्वेश्चन आंसर में दे रखा, आप कैसे, तो आपको क्वेश्चन आंसर जरूर थोड़ी लिखने हैं, ये अंदर की इन्फॉर्मेशन ये चिपका दो सारी की सारी, ठीक है ना, ये इसके अंदर जो दे रखा है ये चिपका दो सारा का सारा, ये चिपका दो, ठीक है ना, क्वेश्चन छोड़ दो, इसके अंदर जो जो लिख रखा है वो सब लिख सकते हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन की नीड नहीं है, ठीक है ना, बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं। ये मैंने इसलिए दिया है, कई बार ना क्वेश्चन आंसर दे देते हैं वो क्वेश्चन नंबर पार्ट बना के, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे करके, फिर हर एक क्वेश्चन का हो सकता है एक एक नंबर हो ऐसे करके। चलिए आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सेक्शन 161, ठीक है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, कि क्या रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके बिल्कुल कर सकते हैं। एनी अथॉरिटी जो भी ऑर्डर पास करती है, नोटिस देती है, कोई डिसीजन देती है, ठीक है ना, उसके पास अधिकार है, वो क्या कर सकती है, रेक्टिफिकेशन कर सकती है एरर्स का, वे एरर जो फेस ऑफ रिकॉर्ड पे अपेरेंट है। बोलो क्लियर है। दूसरा सवाल, सर यहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट कवर है अंडर सेक्शन 161 के अंदर, तो ये डॉक्यूमेंट के नाम याद होने चाहिए, ठीक है ना, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, नोटिस, ठीक है ना, ऑर्डर या कोई डिसीजन या कोई सर्टिफिकेट या इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो भी यहां पे कवर हो जाता है। सर सवाल ये है, ठीक है ना, कि जो ये रेक्टिफिकेशन है, ठीक है ना, ये आइदर ऑन इट्स, मतलब ये कैसे हो सकता है, ठीक है ना, देखो शियो मोटो, ठीक है ना, या तो खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना, या ठीक है जो मिस्टेक है वो ब्रोट बाय नोटिस बाय जीएसटी ऑफिसर ने वो बात बताई है, जीएसटी ऑफिसर ठीक है वो चीज नोटिस करा रहा है कि भैया देखो यहां पर ये एरर है, या जो मिस्टेक है वो कौन नोटिस करा रहा है, जो अफेक्टेड पर्सन है, जिसको अफेक्ट कर रही है एरर, ठीक है। अच्छा सर मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है रेक्टिफिकेशन की, ठीक है ना, 6 महीने का टाइम होता है इशू करने के, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच ऑर्डर, ठीक है ना, डिसीजन या फिर नोटिस वगैरह जो भी ऊपर पॉइंट हमने पढ़े, ठीक है ना। लेकिन याद रखना इनके केस में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है यहां पे, ठीक है ना। कौन कौन से 3 केसेस में, अरिथमेटिकली एरर, ये कैसे याद करोगे, 11th क्लास में एक ट्रायल बैलेंस चैप्टर पढ़ते थे उसे याद कर लो, ठीक है ना, उसमें एक ओमिशन नाम की गलती होती थी, और एक्सीडेंटल स्लिप वैसे ही याद कर लेना। तो ये 3 पॉइंट के केस में कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। ये पॉइंट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये कहता है डिसीजन ऑन डिबेटेबल पॉइंट नॉट मिस्टेक अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिपोर्ट, मतलब कौन सी ऐसी मिस्टेक है, ठीक है ना, जिसको अपेरेंट फ्रॉम फेस अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना डिसीजन ऑन डिबेटेबल पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन कहां दे रखा है, स्टडी मेट क्वेश्चन नंबर 3 यही है, ठीक है ना। एमटीपी का 2022 का क्वेश्चन देखोगे वो भी यही है, एमटीपी जुलाई 2021 में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं। Explain the provision relating to rectification of error apparent on face of record under section 161। पूरा का पूरा क्वेश्चन की हेडिंग सेम दिख रखी है, आपको क्या करना है चिपका देना पूरा का पूरा, ठीक है ना। बोलो क्लियर है, यही पूरा का पूरा इसने पूछा है, ठीक है, लिख देना आप। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेक्शन 168 पावर टू इशू इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। सवाल यह है कि जो सीजीएसटी ऑफिसर होता है, ठीक है, देखिए सीजीएसटी एक्ट के अंदर जितने भी सीजीएसटी ऑफिसर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो सीजीएसटी एक्ट को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। अब सवाल ये है कि सीजीएसटी एक्ट के ऊपर कोई तो ऑफिसर के ऊपर कोई तो होना चाहिए ना, जो उनको ऑर्डर दे, डायरेक्शन दे, इंस्ट्रक्शंस दे, ठीक है ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी के बारे में बात करता है सेक्शन 168। सेक्शन 168 पावर देता है किसको, बोर्ड को। बोर्ड का मतलब है यहां पे सीबीआईसी को पावर देता है। सीबीआईसी क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, किसको, सीजीएसटी ऑफिसर को। सीजीएसटी ऑफिसर क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। आगे अब सवाल ये है, देखिए ध्यान से सुना, जितने भी ऑफिसर हैं, ठीक है, सीजीएसटी एक्ट को इंप्लीमेंट करने में जितने भी ऑफिसर लगे हुए हैं या बाकी के लोग कोई और व्यक्ति भी जो एम्प्लॉयड किए गए हैं, ठीक है ना, उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्लियर है, तो वो लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, वो सारे के सारे ऑफिसर और बाकी के सारे लोग, ठीक है ना, वो जो ऑर्डर दिया गया है या जो डायरेक्शन दिया गया है, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है बोर्ड के द्वारा, उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे, क्लियर है। आगे
अब सवाल ये है बाइंडिंग नेचर। बाइंडिंग नेचर का मतलब है कि जो ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है या जो डायरेक्शन है वो एक ऐसा मैटर है जो कि डिबेट का भी है और इसके ऊपर स्क्रूटनी भी हो सकता है। आगे जनरल अंडरस्टैंडिंग एक यहां पे दे रखी है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि जो सर्कुलर होता है ना, वो ऑफिसर, जो सीजीएसटी ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होता है, एसएससी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। आई होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके ऊपर उससे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ सर्कुलर एंड इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय बोर्ड। बोर्ड का मतलब सीबीआईसी, ठीक है ना। तो सर्कुलर, ठीक है ना, इशू, इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, तो यही क्वेश्चन है। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 7 भी यही है और एमटीपी May 22 के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ये बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है अंडर सेक्शन 168A पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एक्सटेंड टाइम लिमिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। देखिए सीजीएसटी एक्ट के अंदर बहुत सारी जगह पे टाइम लिमिट दे रखी होती है। सवाल ये है कि किसके पास पावर है, ठीक है ना, उसको एक्सटेंड करने की। क्या उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हम लोग उस पावर को एक्सटेंड कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास पावर होती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो टाइम लिमिट दे रखी है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है इन रेस्पेक्ट ऑफ, किसके संदर्भ में, ठीक है ना, जो भी एक्शंस विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड, जो एक्शन कंप्लीट नहीं हुए हैं या कंप्लाइड नहीं हुए हैं। कारण क्या रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, मतलब क्यों नहीं हुआ है ऐसा। फोर्स मेजरे, ये फोर्स मेजरे क्या होता है सर? देखो, हो सकता है बाढ़ आ गई हो सकता है युद्ध चल रहा हो सकता है सूखा पड़ गया हो सकता है भूकंप आ गया हो, ठीक है ना, आग लगी हो, मतलब ऐसा कोई भी नेचर इफेक्टिव, ठीक है ना, मतलब नेचर के द्वारा कोई भी इस तरीके की, ठीक है ना, चीजें हो रही हैं तो समझ लो वो फोर्स मेजरे है। और फोर्स मेजरे की वजह से, ठीक है ना, क्या नहीं हुआ है, कंप्लाइड नहीं हुआ है या कंप्लीट नहीं हुआ है कोई एक्शन, तो गवर्नमेंट के पास अधिकार है, ठीक है ना, वो सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड कर सकती है। और गवर्नमेंट चाहे तो इस चीज को रेट्रोस्पेक्टिवली भी इफेक्टिव कर सकती है। क्लियर है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं, आइए देखते हैं। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 8 यही है दोस्तों, ठीक है ना। द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड अंडर द सीजीएसटी एक्ट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। ये कह रहा है कि जो टाइम लिमिट दे रखा है सीजीएसटी एक्ट के अंदर उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। भाई ये तो गलत है, स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट, ठीक है। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? नो, ठीक है ना, द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गिव योर व्यू विद रेफरेंस टू द सेक्शन 168A। तो आपको क्या करना है, 168A पूरा सेक्शन चिपका देना है। बस पहला आपको ये लिख देना है कि स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 169, ठीक है। सेक्शन 169 क्या कहता है? मोड ऑफ सर्विस। ये मोड ऑफ सर्विस का मतलब क्या है? मोड ऑफ सर्विस का मतलब है, ठीक है, मोड ऑफ सर्विस का मतलब क्या है, यहां पे देखते हैं। मोड ऑफ सर्विस का मतलब है कि अगर कोई भी, ठीक है ना, नोटिस है या कोई भी ऑर्डर है या हमें कोई समन देना है, ठीक है ना, बोलो क्लियर है, मतलब है कोई ऑर्डर है, कोई नोटिस है, कोई डिसीजन है, कोई समन देना है, तो सवाल ये कि कैसे दे सकते हैं, कौन कौन से तरीके से नोटिस दिया जा सकता है, ऑर्डर दिया जा सकता है, ठीक है ना। अब मान लो, ठीक है ना, मैं कोई बिजनेसमैन हूं, सीजीएसटी, ठीक है ना, मान लेते हैं कोई ऑफिसर है, ठीक है ना, प्रोफेसर मेरे को क्या देना चाहता है, कोई ऑर्डर देना चाहता है, कोई नोटिस देना चाहता है, कैसे दे सकता है ऑर्डर, ठीक है, डायरेक्टली दे सकता है, ठीक है ना। और क्या दे सकता है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर के द्वारा दे सकता है, मेल कर सकता है, कॉमन पोर्टल पे लिख सकता है, न्यूज़पेपर में छपवा सकता है, या मेरे जो बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछ सकते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन दे रखा है जो कि स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन एग्जाम में इस पे आ सकता है। तो स्टेट द वेरियस मोड ऑफ सर्विस इन नोटिस, decision, order, summon, any other communication under the CGST Act on taxable person or any other person to whom it is intended। I hope clear है। मोड ऑफ सर्विस का क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि आप बताओ कि अगर कोई भी CGST एक्ट के अंदर कोई समन देना है, कोई नोटिस देना है, कोई ऑर्डर देना है तो किस तरीके से दिया जा सकता है। तो ये आपको लिख देने हैं 6 के 6 पॉइंट जो हमने ऊपर डिस्कस किए। आइए चलते हैं आगे की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, और ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम डेफिनेटली। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर क्या होता है। तो यहाँ पे पहले तो ये बता रखा है कि एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर के बारे में। सेक्शन 171 मेक्स इट्स मैंडेटरी
दैट एनी रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बेनिफिट ऑफ आईटीसी शैल बी पास्ड ऑन, ठीक है, टू रिसिपिएंट बाय वे ऑफ कमेंसरेट रिडक्शन इन प्राइस। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपको ये देखना है कि जो टैक्स का रेट कम किया गया है या जो आईटीसी का बेनिफिट है वो रिसिपिएंट को पास ऑन कर दिया गया है क्या, ठीक है ना। ओके, अब वो पास ऑन आगे इसका बाद ये भी बताया गया है, ठीक है ना, कि सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो क्या कर सकती है, नोटिफिकेशन के द्वारा, ठीक है ना, नोटिफिकेशन के द्वारा एक अथॉरिटी, ठीक है ना, एक अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी बनाई जा सकती है, उस अथॉरिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा, ठीक है ना। इसमें एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, दो क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि फंक्शंस बताने हैं कि उस अथॉरिटी के फंक्शन क्या होते हैं जिस अथॉरिटी की हमने भी बात की है, ठीक है ना। अथॉरिटी मतलब एपिलेंट अथॉरिटी भी इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। अथॉरिटी के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, तो ये आपको इसके अंदर फंक्शन लिख रहे हैं। पहले तो कैसे याद करेंगे, इसके अंदर डीओ याद कर लेना, डीआईओ, डी फॉर डिटरमाइन, आई फॉर आइडेंटिफाई, ओ फॉर ऑर्डर, और इन सब के सामने एक वर्ड लिखना है टू, तो टू डिटरमाइन, टू आइडेंटिफाई, टू ऑर्डर, ठीक है ना। टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है, वेदर, ठीक है ना, रिडक्शन इन टैक्स रेट और बेनिफिट ऑफ आईटीसी, ठीक है ना, हैज बिन पास्ड, क्या पास कर दिया गया है सेलर से बायर को, ठीक है ना। पहले तो ये देखना है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है टैक्स पेयर को जिसने बेनिफिट पास नहीं किया है, ठीक है ना, और अथॉरिटी क्या ऑर्डर दे सकती है इस केस में, ठीक है ना। तो प्राइस, ठीक है, ये याद रखना, प्राइस, पेनल्टी, रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, और ठीक है रिटर्न, ये चार वर्ड याद रखना। प्राइस मतलब रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस कम करने का ऑर्डर, पेनल्टी इंपोज कर सकती है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है, ठीक है ना, और जो अमाउंट है, ठीक है ना, जो अमाउंट है जो पास नहीं किया गया है विद इंटरेस्ट, ठीक है ना, रिसिपिएंट को लौटाया जा सकता है, ठीक है, बोलो क्लियर है। लेकिन अगर जो भी रिसिपिएंट है, ठीक है ना, जो इलिजिबल पर्सन है, अगर वो क्लेम ही नहीं करता है अमाउंट या फिर उसको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, तो वो जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर देंगे एक फंड के अंदर, कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर। आई होप क्लियर है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, चलिए वो देख लेते हैं। तो यहां पे पूछा है एलिब्रेट द फंक्शंस, ठीक है ना, ऑफ एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, तो क्लियरली लिख रखा फंक्शंस बताने आपको, ठीक है ना। तो ये आरटीपी का क्वेश्चन है और एग्जाम का क्वेश्चन भी है। आगे चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है वो है ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या ऑर्डर दे सकती है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, तो अथॉरिटी क्या ऑर्डर दे सकती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वही जो हमने ऊपर पढ़ा था वही है, सिमिलर, कोई भी चेंजेज नहीं है यहाँ पे। तो ऑर्डर क्या दे सकते हैं, ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा ही था, ठीक है ना, प्राइस को कम करने का ऑर्डर दे जा सकता है, पेनल्टी लगाई जा सकती है, और रजिस्ट्रेशन को क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा, ठीक है ना, रिसिपेंट को अमाउंट वापस कर देंगे अगर उसने पास ऑन नहीं किया है अमाउंट, ठीक है ना, तो वो वापस कर देंगे, वो भी विद इंटरेस्ट, ठीक है ना। और अमाउंट डिपॉजिट किया जा सकता है, ठीक है ना, अमाउंट डिपॉजिट करना जरूरी है, ठीक है। अगर मतलब जो भी रिसिपेंट है, ठीक है, तो उसको अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, या फिर वो क्लेम नहीं करता है, तो वो अमाउंट डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है ना। कहां पे डिपॉजिट कर देंगे, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। 50% तो सेंट्रल के कंज्यूमर वेलफेयर फंड में और 50% स्टेट के कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। आई होप क्लियर है। बस यहीं तक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन दे रखा है कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ये भी देख सकते हैं हम। तो इसके अंदर यही पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि ऑर्डर बताओ अथॉरिटी के जो पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यही आंसर आपको लिखना है। सीए फाइनल दिसंबर 21 के अंदर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यही वाला क्वेश्चन। एक मेरे हिसाब से मैंने एक पॉइंट और लिखा है यहाँ पे दोस्तों, स्टडी मेट के अंदर दे रखा था इसी सेक्शन के अंदर, वो है पेनल्टी, ठीक है ना। प्रॉफिटेरिंग के अंदर ये कह रहा है पेनल्टी क्या लग सकती है, तो हो सकता है एमसीक्यू बन जाए इसके ऊपर, तो और या फिर निकालने के लिए पूछ ले, है ना, अमाउंट। तो 10% ऑफ सच प्रॉफिटेड अमाउंट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इफ प्रॉफिटेड अमाउंट इज नॉट डिपॉजिटेड, अगर प्रॉफिटेड जो अमाउंट है अगर वो डिपॉजिट नहीं कराया, नॉट डिपॉजिटेड विद इन 30 डेज, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर, ठीक है, तो क्या होएगा, पेनल्टी लग जाएगी। जो भी प्रॉफिटेड अमाउंट होगा उसका 10%। प्रॉफिटेड अमाउंट क्या होता है वो यहाँ पे बताया गया है, वो अमाउंट जो पास ऑन नहीं किया गया है, ठीक है ना। है, बोलो क्लियर है। तो इस ना बस ध्यान रखना, आपको कोई खास इसमें है नहीं। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो ये था आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स ये सारे के सारे मैं आपको, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और एक एक नोट्स मैं डायरेक्ट फ्रॉम स्टडी मेट से बहुत डिटेल में आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं साथ साथ में मैं वो भी दे रहा हूँ,
ठीक है। अगर आप इनको बार बार रिवीजन करेंगे, मैं कहूंगा कि थ्योरी के 9 चैप्टर्स, कस्टम्स के 6 चैप्टर मैं करा चुका हूं और पूरा कस्टम का मैराथन भी डाल चुका हूं, ठीक है ना, उनके नोट्स भी शेयर कर चुका हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, जीएसटी के थ्योरी के 9 चैप्टर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये 9 चैप्टर के नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये सारे के सारे, ठीक है, वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो शेयर करूंगा। आप ये देखेंगे तो आपको करना क्या है, आपको बस किसी भी टीचर का एक कंपाइलर खरीद लो, वो कंपाइलर अपने आप बनाना शुरू कर दो, सारा कंपाइलर आपको आता होगा पक्का, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कंपाइलर के मैंने यहीं पे सोल्व करवा दिए आपको, ठीक है ना, नीचे यहीं पे दे रखे हैं। आई होप क्लियर है। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना है दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।